नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। कुछ भी शुरू करने से पहले जरा आपको वो विजुअल्स दिखाते हैं। तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। तो ये जो विजुअल्स आपने देखे वो लालू आवास के बाहर के विजुअल्स हैं और ये जो लोग आप देख रहे हैं वो AIMIM के वर्कर्स हैं और उनके साथ बिहार यूनिट के चीफ अख्तरुल इमान हैं। ये सभी मिलकर लालू आवास के बाहर ये मांग कर रहे हैं कि हमें अपने गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब ऑलरेडी ओवैसी के लेटर को 2 बार लालू और तेजस्वी मिलकर खारिज कर चुके हैं, यानी कि सीधे सीधे तौर पर ना कह चुके हैं। उसके बाद भी ये बड़े ही अलग तरीके से, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी इस तरीके से शामिल होने के लिए अपने गठबंधन में मांग कर रही है। तो आखिर ये माजरा क्या है और इस तरीके के इस मांग का क्या असर होने वाला है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। ये पहली बार देखा गया है कि मतलब ऐसे तो हमेशा आमने सामने बैठकर बातें की जाती हैं और गठबंधन में शामिल होने की मांग की जाती है, लेकिन ये पहली बार देखा गया है कि ढोल नगाड़ों के साथ इस तरीके से अपने आप को शामिल करने के लिए गठबंधन में AIMIM एक नए तरीके से प्रस्तुति दे रही है। क्या मतलब इसका? जी हाँ, देखिए, अगर इस तरह का एक तरीका अपनाया गया है तो इसका एक मतलब तो बहुत स्पष्ट है कि किसी गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं बचने के बाद एक पार्टी जो बार बार कह रही है कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, वो अब ढोल नगारों के साथ आ गई है। तो जिन्हें यूं ही नहीं शामिल किया गया, उन्हें ढोल नगारों के साथ कैसे शामिल किया जा सकता है? तो जाहिर है अगर नहीं शामिल किया उनको जाना है, वो पहले उनको कम्युनिकेट, जैसा कि आप बता रही हैं, की जा चुकी है कि भाई आप हमारे महागठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो दरअसल AIMIM कल अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगता है कि आपने दरअसल महागठबंधन के वोट काटे या महागठबंधन अगर फर्ज करें हार गई कुछ सीटों पर AIMIM की वजह से, तो उनके ऊपर आरोप न लगे, ये जताने की कोशिश है। क्योंकि इसके बाद वो जो अख्तरुल इमान साहब हैं जिनकी बात आपने सुनवाई जी, ये कह रहे हैं कि हमें शामिल करिए, नहीं तो आपका पोल खुल जाएगा। आप जो यादव मुस्लिम समीकरण बनाते हैं, हमें ही शामिल नहीं करते हैं। कल को कोई हमें कह नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव तो वो लड़ेंगे, वो सिटिंग विधायक हैं। उसके अलावा उनके 4 और लोग जीते थे पिछली दफ़ा साल 2020 में। 4 लोग जो जीते थे मिला के 5 हो गए, तो उसमें से 4 को तो तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में मिला लिया, 5वें ये रह गए थे, ये गए नहीं, ये अध्यक्ष थे। अब ये फिर आ गए हैं कि आप हमें शामिल करिए अपने गठबंधन में और हमारे लिए 6 सीटें कम से कम छोड़िए। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो फिर यही समझा जाएगा कि जो गैर NDA मत हैं और अगर वो विभाजित हो रहे हैं तो फिर उसके लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए तो फिर आप भी हैं ना, क्योंकि सबने देखा, मीडिया ने देखा, दुनिया ने देखा कि हम वहाँ पर पहुँचे हैं, हम अपने तरीके से सारी कोशिश करें और सबको कह दिया। ये जो लेटर्स लिखी जाती हैं तो वो तो 2 लोगों के बीच हो गई, किसी को पता चला, किसी को नहीं पता चला। उन्होंने सार्वजनिक कर दिया अपने रिक्वेस्ट को और ये भी जता दिया कि देखिए साहब, हम तो चाहते थे, अब लालू जी तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो एक तरह से उन्होंने अपने लिए एक शील्ड तैयार की कि कल को हम लड़ेंगे चुनाव, लड़ेंगे जब चुनाव, तो जाहिर है पिछली बार की तरह कुछ सीटों पर नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी या JDU जीत जाएगी, तो उस वक्त दोष मत दीजिएगा। इसकी व्यवस्था करने के लिए इमान साहब कल गए थे। ये करीब करीब तय हो गया है कि बिहार में AIMIM को शामिल नहीं करने जा रहे तेजस्वी। पहले लेटर जो लिखा था उसको भी रिजेक्ट कर दिया, बाद में भी रिजेक्ट कर दिया, और किसी भी ऐसे सवाल का जो AIMIM से मुतल्लिक होता है उसका जवाब नहीं देते हैं तेजस्वी। पर सवाल है ऐसे में कि आखिर तेजस्वी को दिक्कत क्या है? तेजस्वी को किसी तरह की दिक्कत है AIMIM से, या फिर ये RJD की कोई रणनीतिक कोई उनका रणनीतिक तरीका है? देखिए, दिक्कत तो क्या हो सकती है, राजनीति में दिक्कत तो बहुत ऐसी होती नहीं है, क्योंकि जीत हार के आगे सारी दिक्कतें जो हैं वो बेकार हो जाती हैं। अगर आप दिक्कत रखेंगे तो फिर राजनीति में बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि वो जो इलाका है जहाँ पर AIMIM ने आज से 10 साल पहले पदार्पण किया और धीरे धीरे अपनी ज़मीन तैयार की, वो इलाका बिहार की राजनीति में सीमांचल का इलाका कहलाता है
और सीमांचल का जो इलाका है उसमें ख़ास तौर पर जो 4 ज़िले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है किशनगंज, जो 68 से 70% आबादी का कहा जाता है मुस्लिम बहुल, पूरी तरह से वो बांग्लादेश के करीब। और उसके अलावा पूर्णिया, अररिया, कटिहार और कटिहार, तो इतने जो ज़िले हैं इन सबों में 40-45 मुस्लिम की आबादी तो है ही, और किशनगंज में सबसे ज़्यादा है। इन सब इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हैदराबाद की पार्टी है AIMIM। हैदराबाद के अलावा अगर किसी और जगह पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है तो उसमें एक महाराष्ट्र का औरंगाबाद है और एक बिहार का ये सीमांचल है। उन्होंने पिछली बार कंटेस्ट किया और कंटेस्ट करके 5 सीटें AIMIM ने जीत ली, और उनका सपोर्ट बेस और भी जगहों पर था क्योंकि उस इलाके में जैसा कि आप जानते हैं बहुत से मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तेजस्वी यादव की ये कोशिश होती है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे, और अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में हम मुसलमान खड़ा करते हैं और जहाँ थोड़े से कम मुस्लिम हैं लेकिन 40-45% हैं वहाँ हम हिंदू एक खड़ा करेंगे और सारे वोट मुसलमानों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हम जीत जाते हैं। तो ऐसे में हम क्यों दें उनको सीट जब ये सीटें हमारी जीती हुई हैं। ये एक ऐसी सोच थी जो शायद पूर्व में चलती होगी, अब तो शायद ये इस तरह की सोच जो है वो पुरानी हो गई है, क्योंकि केवल आप ही ऐसा नहीं सोच रहे हैं। अब तो इस बार देखिए आप AIMIM का थ्रेट है ही, जनसुराज वाले भी हैं, बिल्कुल उन्होंने भी अपनी वहाँ पर वो गोलबंदी करी है और कुछ सीटों पर वो भी उन्होंने कहा कि 40 सीटों पर मुसलमान खड़े करेंगे। मैं इसी सवाल पे आ रही थी, तो क्या इससे तेजस्वी को कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स, जनसुराज भी अब अपने खड़े करने पे लग गई है और ओवैसी की पार्टी तो है ही और ओवैसी की पकड़ मुसलमानों में बहुत अच्छी है, तो ऐसे में तेजस्वी को कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, अगर हम पकड़ से शुरू करें तो ये यकीनन आप सही कह रहे हैं। मैं ओवैसी साहब के साथ घूम चुका हूँ उस इलाके में और मैंने इसको महसूस किया, जो युवा वर्ग है ख़ास तौर पर वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा है कि हमारी अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए। और वहाँ ये पतंग छाप है, काइट, तो पतंग छाप को लेकर के, और मजलिस कहते हैं वहाँ पर इस पार्टी को, मजलिस पार्टी, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन करके, मजलिस मुसलमीन करके इनका नाम है, पर ये उसे मजलिस शॉर्ट में कहते हैं। तो मजलिस पार्टी, पतंग छाप, यही चल रहा था और युवा वर्ग उन्हें सुनने के लिए बड़ा बेताब रहता था। लॉजिकल माइंड्स हैं जो वहाँ, वो ये समझती हैं कि अगर हमने वोट दे दिया पतंग छाप को तो वोट कट जाएगा, लालटेन को डालना है वरना बीजेपी जीत जाएगी। एक वाक़या हुआ है पूर्व में, किशनगंज की सीट से एक दफ़े वहाँ से माफ़ करें, किशनगंज तो नहीं, अररिया से एक दफ़े वो जीत गए थे प्रदीप सिंह, और फिर से 2019 में प्रदीप सिंह ही जीत गए हैं। और किशनगंज से भी शाहनवाज हुसैन जीते थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस डिवीज़न का लाभ नहीं उठाया है वोटों के बंटने का। अब देखिए, आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट खड़े होते हैं NDA के, वहाँ पर अमूमन भारतीय जनता पार्टी वाले JDU को दे देते हैं उस तरफ की सीटें। तो वहाँ जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स होते हैं, वहाँ कैंडिडेट होते हैं AIMIM के, और वहाँ कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस RJD गठबंधन के। तो त्रिकोणीय संघर्ष में एक तरफ पोलराइजेशन हो जाता है, एक तरफ हिंदू वोट्स हो जाते हैं, मुस्लिम वोट 2 भागों में बंट जाते हैं। तो कुछ सीटों पर नुकसान, कुछ सीटों पर फ़ायदा। तो अररिया की सीट है अभी लोकसभा की जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, किशनगंज पर डॉक्टर जावेद हैं, पूर्णिया पर पप्पू यादव हैं, और कटिहार की सीट पर तारिक अनवर है। तो 3 सीटें तो फिर भी गैर NDA सीटें हैं वहाँ पर एक सीट जो है वो अररिया वाली, वो भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल आई। तो वोट अगर बट जाएंगे तो वैसे इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिल जाता है जहाँ पर अधिकतर जो हैं वो नॉन NDA वोट्स हैं। इसी टूट को रोकना है, ये बात बार बार कहा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को लगता है कि मैं इनको क्यों शामिल करूं, बिहार की राजनीति में इनको क्यों लाऊं। मैं खुद ही रिप्रेजेंटेटिव हूं। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, हमसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमने तो पूरी राजनीति, अपनी पूरी जिंदगी लालू जी ने MY गठबंधन के लिए दी है, तो अब हमें किसी और के बैसाखी की ज़रूरत है क्या?
हम लोग तो खुद ही मुसलमानों के रहनुमा हैं और हमें विश्वास करते हैं। ये देखिए तेजस्वी का पक्ष है। मुसलमानों का पक्ष ये है कि आप हमेशा फॉलोअर बनाते हैं, आप कभी लीडर नहीं बनाते हैं। हमें साथ तो रखते हैं लेकिन अब्दुल दरी बिछाएगा, नेता कोई और बन जाएगा। अब इस तरह की भावना जो है कि वोट तो हमारे ले लेते हैं आप, लेकिन दे देते हैं टिकट किसी यादव को, किसी और को, और वो जीत जाते हैं, तो फिर ये तो नहीं चलेगा। अब आप ये बताइए कि हम अगर खड़े होंगे तो क्या आपके यादव वोट्स, आरजेडी के वोट हमें मिलेंगे? और देखा ये गया है मुस्कान कि अमूमन जब मुस्लिम्स खड़े होते हैं तो ये वोट उधर नहीं जाते हैं। तो क्या इससे गैर एनडीए वोटर्स के विभाजन का भी खतरा बनता है अगर ये इस तरीके से? बिल्कुल, आप देखिए अगर ये स्थिति रहती है और अलग अलग लड़ते हैं तो ये जो अराउंड 40 सीट्स कही जाती है इस पूरे इलाके में विधानसभा की, तो इन सीटों में वो मजबूती तो नहीं होती है। पर तेजस्वी इस बात को लेकर के एकदम अड़े हुए हैं। उन्होंने तय कर दिया है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता है। पर यहाँ आपको एक हम कहानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि साल 2005 में चुनाव हुए। 15 सालों से सत्ता थी 1990 से आरजेडी की, जोड़ तोड़ के चल रही थी। बहुमत तो उनको एक ही दफ़े आया था लालू जी को 1996 में, उसके बाद तो गठबंधन की ही चल रही थी, लेकिन चल रही थी। 2005 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। चुनाव हुए तो रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी अपनी बनाई थी। उन्हें अप्रत्याशित बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 29 सीटें ले ली, उन्होंने 29। लालू यादव को, आरजेडी को मिली 75, और दोनों यहाँ पर केंद्र में मंत्री एक साथ। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्हीं की कैबिनेट में दोनों मंत्री थे, लेकिन बिहार में अलग अलग लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जब बहुमत नहीं आया किसी को, जेडीयू को भी, और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़े थे, और पहली दफ़ा नीतीश कुमार बिहार गए थे 2005 में। नया बिहार नीतीश कुमार का नारा दिया था अटल जी ने, और पहली बार गए थे। रामविलास जी ने एक जिद ले ली और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है लालू जी, 15 साल आपके परिवार से मुख्यमंत्री रहा है, इस बार हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम अपने 29 MLA आपको सपोर्ट करेंगे। सरकार बन जाती, थोड़े से रहते, वो जोड़ तोड़ के कर लेते, वामपंथी वगैरह रहते। उन्होंने कहा एक शर्त हमारी है, आपको हम अगर समर्थन देते हैं कि मुसलमान किसी चीफ मिनिस्टर किसी मुसलमान को बनाना है, तो आप भी समर्थन करिए इस बात का, हम भी समर्थन करते हैं। अब ये बात जो है लालू जी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो सोच ही नहीं सके कि 15 सालों से ये कुर्सी हमारे पास है, कैसे हम ये दे सकते हैं। जो भी वजह रही हो, उन्होंने मना किया, और नतीजा ये हुआ कि रामविलास जी की पार्टी ही टूट गई। देरी होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वाले एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए। उन्होंने उनकी पार्टी तोड़ दी तो MLA भाग गए, वो ज़्यादातर MLA निकल गए, देरी हो रही थी। अब ये समझ गए लालू जी इस बात को, बावजूद इसके पार्टी टूट रही है, बावजूद इसके कि एक सरकार नहीं बनेगी, उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं माना। तो मुसलमानों के दिल में ये मलाल है कि आपने बीजेपी को ला दिया। उसके बाद दोबारा से मुस्कान वहाँ पर चुनाव हुए। 2005 में 2 बार चुनाव हुए। 2005 के फरवरी वाली कहानी आपको हमने बताई, 2005 के नवंबर में फिर चुनाव हुए। इस बार वो जो तमाम 29 MLA थे वो उधर से टिकट पा गए, यानी कि एनडीए से, और उन्होंने रामविलास पासवान का दामन छोड़ दिया कि यहाँ तो ये मुसलमान मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी तैयार नहीं हो रहे हैं, इस गड्ढम में जो है हमारा भविष्य गड़बड़ हो रहा है, वो उधर चले गए। वहाँ दोबारा चुनाव हुए, और उस दिन जो नीतीश जी कुर्सी पे बैठे वो आज तक नहीं उतरे। तो लोग कहते हैं मुस्लिम्स खास तौर पर कि लालू जी ने बीजेपी को देते देते सत्ता दे दी, लेकिन हमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो आज की डेट में तेजस्वी भी वही कर रहे हैं, हमें हमारा वोट केवल लेते हैं हमें। लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी का ये सोचना है, उनका ये कहना है कि देखिए अगर हम आरजेडी अगर बिहार में नहीं लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी। बिल्कुल भाई, ओवैसी साहब हैदराबाद भी लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब औरंगाबाद भी लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब फिर यहाँ आकर के किशनगंज भी लड़ रहे हैं। तो हम तो बिहार की पार्टी है ना, इसके अलावा हम कहीं लड़ते ही नहीं हैं। और हम अगर धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते चले जाएं कि ये साहब ओवैसी साहब आ गए,
ये कांग्रेस के राहुल गांधी आ गए, और ये देखिए मुकेश सहनी आ गए पीआईपी के, और ये वामपंथी हैं, इनको भी दे दो जी, ये जेएमएम वाले आ गए, ये तृणमूल वाले भी मांग रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? और घटते घटते हमारी सीट, अब इस बार कहा जा रहा है कि शायद वो 140 पे ही लड़े, जबकि वो 155 170 तक उनकी पार्टी लड़ी हुई है। तो उनका स्टैंड भी अपनी जगह पे सही है कि अगर हमारे पास अकलियतों का सपोर्ट है तभी तो हम खड़े हैं, तो फिर हमको सीमांचल में दूसरे अकलियत नेता की क्या ज़रूरत है। अब इस उहापोह में पार्टी ने तय कर लिया है, महागठबंधन में भी तय हो गया है, लेकिन ये पूरा ढोल नगारा इसीलिए बजा ताकि कल को आप ओवैसी को बीजेपी का बी टीम न कहें। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर एआईएमआईएम महागठबंधन से जुड़ती है तो ऐसे में क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं, समीकरण क्या कहता है? देखिए, उस इलाके में ये तो तय है कि ओवैसी साहब की पार्टी कुछ न कुछ सीटें जीतेगी और कुछ सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जहां वो जीतेगी वो सीटें चली गई आरजेडी या महागठबंधन के हाथ से, क्योंकि आपके पास फेस क्या रहेगा, चुनाव के पहले जिसको आपने शामिल नहीं किया, चुनाव बाद उसे समर्थन तो ले नहीं सकते आप। अगर मान लीजिए कि 4 सीटें जीत गई वो, तो कैसे आप कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे कि आओ हमें समर्थन करो, क्योंकि आपने तो उसके पहले उनसे उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया। तो 3-4 सीटें वो जीत सकते हैं। जीतने वाली सीटों से ज़्यादा खतरनाक है जिस पर वो डैमेज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वो त्रिकोणीय संघर्ष बना देंगे। उस त्रिकोणीय संघर्ष में जो गैर भाजपा या गैर एनडीए मत हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और 2 बन जाते हैं, और बीच से गाड़ी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की निकल जाती है। अगर ब्लॉक में रहता है तब तो फिर रुक जाता है, लेकिन जैसे ही संघर्ष त्रिकोणीय हो जाता है हमेशा लाभ में भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो वहाँ अधिकांश सीटों में ये समीकरण बन जाएगा, और उस पर से मत भूलिए कि ये त्रिकोण अब नहीं रहेगा, अब तो चतुष्कोण रहेगा, क्योंकि जन स्वराज वाले भी रहेंगे और वहाँ मुस्लिम खड़ी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके पास भी 15,000, 17,000, 10,000, 5,000 अगर इस तरह से वोट आने लगे तो कई सीटें ऐसी होती हैं मुस्कान जहाँ पर फैसले 3,000 से होते हैं, 2,000 से होते हैं। तो ऐसे में तो बहुत गड़बड़ हो जाना है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि तेज प्रताप भी काफी एक्टिव हो गए, मतलब काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और इस बीच वो राघोपुर पहुंचे हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। लेकिन मदद की आड़ में उनका जो मकसद है वो कुछ और दिखा, वो अपने ही भाई को बदनाम करते हुए नजर आए कहीं ना कहीं, अपने एक्शन से, अपनी बातों से। ऐसा क्यों? वो थोड़ा मनमौजी है, वो कुछ कह देते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का एविडेंस सामने नहीं आया है कि वो सचमुच एक ऐसे कार्यक्रम में लग चुके हैं जहां वो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अभी इस वक्त हसनपुर के हैं विधायक। हसनपुर में भी लोगों को राहत सामग्री की ज़रूरत है, तो वो हसनपुर में नहीं उन्होंने सामग्री पहुंचाई, बल्कि वो राघोपुर चले गए। अब राघोपुर में क्या हुआ कि तेजस्वी की तरफ से भी आ गया मदद, हाँ, और तेज प्रताप की तरफ से भी आया, तो एक जगह 2-2 मदद पहुंचा और हसनपुर में एक भी मदद नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है कि आपने राघोपुर में आखिरकार पहुंच करके और फिर वहां अपनी एक लाइन ऐसी कह दी कि आपका विधायक तो उधर डांस कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं कुछ पेच है। और देखिए, ऐसा होता है ना कि अगर वो परिवार से अभी बाहर हैं, उनको निकाल दिया गया है, उनकी नाराज़गी भी है, राखी वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा हो गया कि भाई उनके घर कोई गया ही नहीं, सब लोग चाहते हैं मजबूत लोगों के साथ रहें, तो उनकी उतनी बहनें हैं, एक भी बहन नहीं आई राखी बांधने उनको। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर कुछ दरक गया है, कुछ टूट गया है। अगर मान लीजिए इसी तरह से वो 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दें, इतना ही काफ़ी होता है चुनाव हराने जिताने के लिए। अगर वो 15 यादव बहुल सीटों पर उतार दें अपने यादव उम्मीदवार केवल, तो कुछ न कुछ वोट तो उनके कैंडिडेट ले ही जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसा पूर्व में हुआ भी है, कुछ सीट पर वो अपना उम्मीदवार ऐसे ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उस वक्त तो वो पार्टी में ही थे, और उनके उम्मीदवार ने इतना वोट पाया कि आरजेडी का उम्मीदवार हार गया। तो अगर वो 10 या 15 सीटों पे ही कर देते हैं, वैसे तो 243 सीटें हैं, मगर उनको अगर केवल और केवल 10 या 15 सीटों पर खड़ा करने का कहीं से उनको आदेश है, कुछ उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर इतने में तो डैमेज हो जाएगा सब कुछ। तो ये जो है समीकरण, ये बहुत तेजस्वी के लिए ये दोनों चीज़ें हेल्पफुल नहीं हो रही हैं। एक किशनगंज वाली बात, एआईएमआईएम वाली बात, और दूसरी ये
तेज प्रताप हुआ। तेजस्वी को बहुत से मामलों में, मतलब कई मामलों में ऐसे बहुत इनफ्लेक्सिबल सा देखा जाता है कि वो बहुत रिजिड है कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कि पप्पू यादव के मामले में देख ले या AIMIM के मामले में देख ले, ऐसा क्यों है? अब देखिए, आपने सही कहा, उस क्षेत्र में AIMIM अगर एक फैक्टर है तो पप्पू यादव भी एक फैक्टर बिल्कुल, है। हाँ। क्योंकि पप्पू यादव उसी पूर्णिया से आते हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। 4 बार वो जीत चुके हैं वहाँ, ये 5वीं दफ़ा उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव जीत लिया, तो उनका अपना एक रुतबा है और उनको साथ ले लेने से उस इलाके में RJD मजबूत होती। लेकिन उन्होंने नहीं लिया इस बात को, उन्होंने कहा कि हम यादव, तो फिर किसी और यादव की क्या ज़रूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के रहनुमा, तो फिर किसी और मुसलमान की क्या ज़रूरत। अब ये जो सोच है, इसकी परीक्षा होनी है इस बार, और ये तय होना है कि ये सही है या फिर कहीं ना कहीं वो जो एक होता है कि बहुत सी विसंगतियां होती हैं, उन विसंगतियों को मैनेज करने में कहीं ना कहीं तेजस्वी थोड़े पीछे रह जा रहे हैं। आखिरकार पॉलिटिक्स में, नेतृत्व में यही तो देखा जाता है कि आपके विरोधी भी आपके अंडर कैसे काम करते हैं। आपका विरोध करने वाला आपके नीचे काम करने को तैयार हो जाए, यही लीडरशिप है। तो ऐसा करके उन्हें दूर भगा करके उन्होंने क्या पप्पू यादव का कद नहीं बढ़ा दिया। आज पप्पू यादव सीधे बात करते हैं राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपना लाभ नहीं करके बल्कि सामने वाले का फ़ायदा कर दे रहे हैं। और अब तो कोई ये कह भी नहीं पाएगा कि बी टीम है AIMIM, क्योंकि वो तो कह देंगे कि भाई हम तो उनके पास गए थे, ढोल नगाड़े लेकर के चले गए थे, ऐसे जैसे बारात जाते हैं, और उन्होंने हमें शामिल नहीं किया। तो अब बताइए कौन है बी टीम? वो जो 2005 वाली जो कहानी हमने आपको सुनाई, उस हिसाब से तो बी टीम RJD है, क्योंकि उनकी वजह से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी और JDU। अगर वो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाने की बात स्वीकार कर लिए होते तो आज ये स्थिति तो नहीं होती। एक बार कुर्सी पर बैठे नीतीश जी, उसके बाद अभी उतरे नहीं। तो ये कहानियां हैं और इन कहानियों में एक सीख भी है, और तेजस्वी ये सब कहानी जानते हैं, फिर भी उन्होंने जो स्टैंड लिया है तो ऐसा है कि वो एक दूरदर्शी नेता है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हों जो शायद हम और आप नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, ये थी आने वाले चुनाव के समीकरण की बातें कि आखिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जिन चीज़ों को, वो जिन मामलों में इनफ्लेक्सिबल है, वो मामले उन्हें कैसे अफेक्ट कर रही हैं। क्या वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके अपने ही वोटर्स हैं, वो उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनके भाई जो हैं, खुद के परिवार में भी काफ़ी ज़्यादा अंदर खींचतान चल रही है, टसल चल रही है, और इस बीच आने वाले चुनाव के क्या परिणाम होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।